नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो है तालिबान आंदोलन। तालिबान आंदोलन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। अभी तत्काल में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा तो कर लिया, बहुत सारी आपने न्यूज़ भी देखी, वीडियो भी देखी, लेकिन आपने कभी डीप में जाने की कोशिश नहीं की कि क्या ये कैसे हुआ, कौन है तालिबानी, क्या मतलब उनका लक्ष्य है, क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि क्या इस तरीके से इंडिया पर भी कब्जा हो सकता है, क्या इंडिया में भी इस विचारधारा को लेकर लड़ाई हो सकती है, क्या इंडिया में भी इस तरीके से हथियार उठाया जा सकता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा और कवर करेंगे इसी टॉपिक को। तो वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तालिबान आंदोलन के बारे में। देखिए, जो तालिबान है वो है क्या, तालिबानी यानी कि तालिबान, इसको दो शब्द से जाना जाता है, तालिबानी या तालिबान। ये जो है सुन्नी इस्लामिक विचारधारा रखने वाला एक संगठन है। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में दक्षिण अफगानिस्तान से हुई थी। ये जो शब्द है ये पश्तो भाषा का शब्द है, यानी कि तालिबान जो है ये जो है पश्तो भाषा का शब्द है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञानार्थी, यानी कि छात्र, यानी कि स्टूडेंट, यानी कि जो ज्ञान को लेता हो, इसका ये मतलब होता है। दोस्तों, ये जो है तालिबान जो है ये एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाला जो है एक समूह है। दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ये इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा पर यकीन करते हैं। इसमें जो है इसमें कौन लोग ये सदस्यता लेते हैं, कौन शामिल होते हैं। देखिए, जो इसकी जो सदस्यता होती है या जो ये लोग आते हैं वो जो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में जो मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे होते हैं, जो वहाँ से जो है शिक्षा ले रहे होते हैं, वहाँ से ये लोग निकल कर आए। उन लोगों ने ये आंदोलन अपना एक समूह बनाया और आंदोलन को स्टार्ट किया। दोस्तों, इसके बाद जो तालिबान का जो कब्जा था, या कह सकते हैं कि तालिबान का जो शासन था, वो 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में चला, जिसका जो मुखिया था मुल्ला उमर नाम से एक व्यक्ति था, यानी कह सकते हैं कि उसने सुप्रीम ऑफ काउंसिल अपने आप को घोषित कर रखा था। उन्हीं का वहाँ पर राज चलता था, वही एक राजनीतिक लीडर था। दोस्तों, अब बात आती है कि जब तालिबान का अफ़गानिस्तान पे कब्जा था तो उस समय पर जो है किन देशों ने उसको मान्यता दे रखी थी। देखिए, अब उस समय की बात करते हैं तो जो मान्यता दे रखी थी वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यानी कि जो यूएई है, इन तीन देशों ने उसको जो है मान्यता दे रखी थी। उसकी हम जो है इसका समर्थन करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान का शासन है, हम उनको मान्यता देते हैं। बात करते हैं सामाजिक प्रतिबंध के बारे में। देखिए, जब तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, या कह सकते हैं कि उस समय शासन कर रहे थे, तालिबान ने अफ़गानिस्तानियों से वादा किया था कि वो सुरक्षा और शांति को कायम रखेंगे, ये इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान एक सिरदर्द बन गया था। ये सभी लोगों को पता है, जो लोग न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो इसके बाद हुआ क्या कि जो शरिया कानून के चलते जो है तालिबानियों ने जो अफ़गानिस्तान की महिलाएं थी उनके प्रति बहुत ही सख्त कानून निकाले, कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए और सज़ा देने के अनेक तरीक़ों को निकाला कि हम इस तरीके के अगर कोई अपराध करता है तो इस तरह की सज़ा दी जाएगी, जिसके विरोध में बहुत सारे जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो आकर खड़े हो गए और उन तालिबानियों का विरोध होने लगा। तो दोस्तों, इन कानूनों के चलते तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक ऐलान किया कि पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी, अगर कोई पुरुष है तो उसको बढ़ी हुई दाढ़ी रखना ज़रूरी है, अगर कोई महिला है तो उसको बुर्का पहनना ज़रूरी है। बुर्का पहनने की भी एक प्रक्रिया थी कि बुर्का
ऐसा होना चाहिए जिसमें सर से लेके पैर तक कोई भी अंग दिख ना पाए। तो इस कानून के चलते जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर जो प्रतिबंध लगाए, वो कोई भी म्यूज़िक, सिनेमा या कोई भी टीवी, ये सब कोई नहीं देख सकता था। इन सब पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा कोई भी महिला, कोई भी लड़की 10 साल से ऊपर की उम्र होने पर स्कूल में नहीं जा सकती थी, कोई भी कॉलेज में नहीं जा सकती थी, कोई भी किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ने की सुविधा नहीं दी गई थी और उनके लिए अलग अलग सजाओं को निकाला गया था। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की महिलाएं थी, अगर वो नौकरी करती थी तो उनकी नौकरी छुड़वा दी गई थी और आगे के लिए कह दिया गया था कि अगर कोई भी महिला नौकरी करती पाई गई या नौकरी करेगी तो उसको सज़ा देनी पड़ेगी। ये शरिया कानून के तहत वो सारी प्रक्रियाएं करने लगे थे। इसके चलते ही अफ़गानिस्तान में उनका विरोध होने लगा था। दोस्तों, इसके बाद बात करें तो सभी जो लड़कियां थी या महिलाएं थी, उनके लिए स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो है दरवाजे बंद हो चुके थे, वो नहीं पढ़ सकती थी। इसके अलावा अगर उनको घर से बाहर जाना है, घर से निकलना है, तो उनका कोई रिश्तेदार या कोई घर वाला उनके साथ होना चाहिए। अलग से अकेले कोई भी महिला, कोई भी लड़की अफ़गानिस्तान में नहीं घूम सकती थी, नहीं इधर उधर जा सकती थी। इसके बाद दोस्तों, अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज कराती थी तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता था और उसको सज़ा दी जाती थी। इसके अलावा एक प्रावधान और था, एक नियम और ऐड किया, कोई भी महिला या लड़की कोई डॉक्टर नहीं बन सकती है और कोई नर्स का काम नहीं कर सकती है। अगर उनसे ये पूछा जाए, एक लॉजिकली ये पूछा जाए कि अगर कोई भी महिला या लड़की डॉक्टर नहीं बनेगी, नर्स नहीं बनेगी, तो वो अपना इलाज कैसे कराएंगी? ना ही तो वो लोग किसी पुरुष डॉक्टर से उनका इलाज कराने देते थे। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी और उनके सज़ा के जो तरीके थे वो भी अलग अलग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाले होते जा रहे थे। तो इसके बाद अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की इस तरह के जो कानून थे उनका विरोध करती थी या इस तरह के किसी भी कानून को नहीं मानती थी, को बहुत निर्दयता से पीटा जाता था और पीट कर उसको मार दिया जाता था। इस तरह के वहाँ पर कानून थे। तो तालिबानी इलाके में शरिया कानून का उल्लंघन करने पर बड़ी ही क्रूरता से सज़ा दी जाती थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 97% महिलाओं का उत्पीड़न झेलना पड़ा। यानी कि इसमें से 97% महिलाओं को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी भी सजाएं थी कि जो मतलब अगर कोई लड़कियों का स्कूल अपने घर में चला रही हैं या किसी लड़कियों को पढ़ा रही हैं तो उनको उनके छात्रों के सामने, परिवार वालों के सामने गोली मार दी जाती थी। इस तरह की सजाओं का वहाँ पर प्रावधान था। तो इसके बाद अगर कोई भी महिला या कोई भी लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और वो उससे शादी कर लेती है तो उसको सज़ा देने के लिए जो प्रावधान बनाया गया था वो उसको पत्थर मार कर उसको मार देते थे। उस महिला की मौत हो जाती थी। इसके बाद अगर जो कोई महिला का किसी बुरखे से पैर या उंगली भी दिख जाती थी, चाहे वो अंधेड़ उम्र की हो यानी कि उम्र में ज़्यादा की हो, उसको भी जो है इस तरीके से पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बाद जो है पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं कराना होता था महिलाओं को। अगर कोई भी महिला ऐसा करती थी तो उसको सजाए मौत की सज़ा दी जाती थी, यानी कि उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं का घर से निकलने पर पूरी पाबंदी थी। घर से उनको नहीं निकलना होता था। अगर निकलना होता था तो वो अपने किसी रिश्तेदार या किसी रिलेटिव या किसी अपने घर वाले के साथ ही जा सकती हैं। इसके अलावा वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ वहाँ पर क्या हुआ कि आत्महत्याएं की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। जो महिला हैं वो आत्महत्याओं का उनका रेशियो बढ़ गया, वो सुसाइड कर लेती थी। इतनी परेशानी, इतनी क्रूरता जो है वहाँ पर महिलाओं को देखने में आई थी कि महिलाओं को इस तरह की सज़ा दी जाने लगी थी। तो अभी तत्काल में देखा गया कि वहाँ पर जो है काफ़ी लोग भगदड़ मच गई जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। यानी कि एक ही समुदाय के लोग अपने ही समुदाय या अपने ही धर्म के लोगों से बचने के लिए भागने लगे। एक
एक देश से दूसरे देश जाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें झेल चुके थे, वो सारी चीज़ें देख चुके थे कि जब इन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ था तो वहाँ के लोगों की क्या दुर्दशा हो गई थी। तो इसी को चलते, इसी के सोचते वहाँ के लोग भागने लगे, इधर उधर भागने लगे, उनसे बचने की कोशिश करने लगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो ये ऐसा हुआ, ये एक मूल सिद्धांत या मूल विचारधारा की लड़ाई थी। यानी कि मूल उनकी जो विचारधारा थी वो शुरुआती हथियार से हुई थी। यानी कि उन्होंने अपना कब्जा लेने के लिए, विरोध जताने के लिए कोई शांति विरोध या बिना हथियार के नहीं किया, वो उन्होंने हथियार उठाया। हथियार उठाने के बाद ही जो है उन्होंने अपनी लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। और बाकी की जानकारी आपको है कि इसको जो बनाने वाला है वो कौन है या कैसे है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा इस चीज़ को, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में भी कभी ऐसा हो सकता है, क्या फ्यूचर में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो उससे समझने से पहले आपको समझना होगा गांधीवाद की विचारधारा। देखिए सत्य और अहिंसा, ये जो है गांधी जी की जो है मूल विचारधारा रही है। जब गांधी जी ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन्होंने कोई भी हथियार यूज़ नहीं किया था, कोई भी हथियार नहीं उठाया था। वो हथियार उठा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उन्हें यही संदेश देना था कि जो है आज़ादी जो है हम बिना हथियार उठाए भी ले सकते हैं, हिंसा हमें करनी नहीं है, अहिंसा से हम जीतेंगे। जो इंडिया की जो मूल विचारधारा है वो हिंसक नहीं है, हिंसा में नहीं है, अहिंसा में है। देखिए जब इंडिया में भी बहुत सारे जो है आंदोलन होते हैं, बहुत सारे जो है धरने प्रदर्शन होते हैं, कभी किसान आंदोलन हो गया, कभी सीए के नागरिकता के खिलाफ आंदोलन हो गया, जिसमें सरकारें बातें मानती हैं, झुकती हैं कभी भी, लेकिन कोई भी जनता हथियार नहीं उठाती है। वो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि कभी कुछ हथियार उठा लिया गया या कुछ उग्रवादी, मैं उन्हें उग्रवादी का ही नाम दूंगा, जो भीड़ में जो है घुस जाते हैं और इस तरह का काम कर देते हैं। लेकिन यहाँ की जो मूल विचारधारा है वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। तो कह सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके के जो मूल सिद्धांत थे वो नहीं है। यहाँ की जो आज़ादी भी जो है हिंसा से नहीं, अहिंसा से ली गई थी। जो गांधी जी का कहना था कि जहाँ पर अहिंसा है वहीं प्रेम है, वहीं जो है सत्य है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पर जो इंडिया में जो है देखिए कितने आंदोलन होते हैं, फिर भी कोई हथियार का यूज़ नहीं करता है, किसी तरह की जो है लड़ाई झगड़ा या उस तरह का नहीं हो पाता है, जो जैसा कि तालिबान में हो रहा था या अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने किया। तो कह सकते हैं कि ये इंडिया की बहुत ही अच्छी बात है कि जो अपना प्रदर्शन करते हैं या विरोध जताते हैं, सरकार को झुकाते हैं, वो सिर्फ एक हिंसक होकर नहीं, अहिंसा के तौर पर झुकाते हैं। वो किसी भी जो है किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद देखिए जो बात की जाए, जो गांधी जी ने जो डंडा उठाया हुआ था वो एक सिंबल था। डंडा जो गांधी जी के हाथ में रहता था वो एक सिंबल था कि भाई ये डंडा हम उठा सकते हैं, अगर ये डंडा हमने उठा लिया तो फिर देखो तुम्हारा क्या होगा, लेकिन हम नहीं उठा रहे। गांधी जी का एक सिद्धांत होता कि तुम अमीर हो, ताकतवर हो और तुम थप्पड़ खा सकते हो, लेकिन तुमने थप्पड़ नहीं खाया। कहते हैं ना कि गांधी जी का विचार है कि कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो। ये एक गलत धारणा है, वो ऐसा नहीं है। उसका लॉजिक क्या है, उस अर्थ क्या है, उसका ये है कि अगर कोई सक्षम है अपना बल दिखाने के लिए लेकिन वो नहीं दिखा रहा है, यानी कि तुम सक्षम हो उसका विरोध करने के लिए लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, वो उनकी उदारता है, वो जो है अहिंसावाद का एक सिद्धांत है। तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी तालिबान और अफ़गानिस्तान के टॉपिक पर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।